जिस चेतना से ब्रह्म बना है, सत, चित और आनंद, इन तीन एट्रीब्यूट्स वाली उसी चेतना से एक एक जीव बने हैं। ब्रह्म को अगर चेतना का सागर कहें तो उसी सागर में, उसी पानी से बनी हुई ये सब लहरें हैं जिनको हम जीव कहते हैं। इंडिविजुअल चेतना जीवात्मा, कलेक्टिव चेतना परमात्मा। जीवात्मा के इंडिविजुअल खेल को समझा जाए तो पृथ्वी, जल, वायु या अग्नि, इन चारों तत्वों में से छूटे हुए ये जीव अलग अलग शरीर बदलते बदलते अपनी लाखों जन्मों की यात्रा करते करते आज यहाँ बैठे हैं एक दूसरे के सामने। और ये शरीर छूटने के बाद भी वो अनंत यात्रा चालू रहेगी। हर जीव का इंडिविजुअल लाइफ दो आयामों वाला है, देश और काल, स्पेस एंड टाइम। मोमेंट टू मोमेंट समय जा रहा है और देश आयाम में, स्पेस डायमेंशन में घटनाएं घटती जाती हैं। ऐसा ये अविरत चलने वाला प्रवाह हर जीव के लिए हर क्षण दो विभागों वाला जीवन प्रदान करता है। बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बनी होती है, अंदर की दुनिया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार वाली है। मन के 3 कार्य, बुद्धि के 5, चित्त में 4 लेवल्स एंड ईगो के अलग अलग फ्लेवर्स। ऐसा ये अविरत चलने वाला प्रवाह जिसमें हर जीव का इंडिविजुअल जीवन उनके अंदर की दुनिया में घट रहा है, बाहर की दुनिया से प्रभावित जरूर है। अंदर सुंदरता तो जीवन सुंदर, अंदर फ्रस्ट्रेशंस तो बाहर की सभी समृद्धियों के बावजूद जीवन गड़बड़ वाला ही। ऐसा यह खेल। अच्छा, इस लाखों जन्मों के जीवन में देखो तो जिसको हम उत्क्रांति कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, प्रगति कहते हैं, वो क्या है? तो देखें, इंडिविजुअल सत, चित और आनंद की परिपक्वता, मैच्योरिटी, रिफाइनमेंट और सुंदर बनते जाने की और दृढ़ बनते जाने की प्रक्रिया को ही हम एवोल्यूशन कह रहे हैं। कम जानते थे, अब ज़्यादा जानने लगे हैं, तो एवोल्यूशन हुआ है। लेसर एनर्जी पर वाइब्रेट करते थे, अब हायर एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एवोल्यूशन हुआ है। इस एनर्जी का, इस चित्त का, इस अलाइवनेस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। हायर एनर्जी से प्रवाह होता है लोअर एनर्जी की तरफ। अगर दो जीव एक दूसरे के साथ आते हैं, एक की ऊर्जा चढ़ी हुई है, दूसरे की ऊर्जा उसके मुकाबले में कम है, तो चढ़ी हुई ऊर्जा वाले व्यक्ति का लेसर एनर्जी वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होगा। वैसे ही आपकी इंडिविजुअल चेतना में अगर शक्ति का, प्राण का, ऊर्जा का, कुंडलिनी का संचय बाहर की दुनिया के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के मुकाबले में अगर हायर है, तो आप लोगों से प्रभावित ना होते हुए लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। अगर आपकी ऊर्जा का स्तर, अलाइवनेस का स्तर कम है बाहर की दुनिया के मुकाबले में,
तो आप उनको प्रभावित कर नहीं सकते, उनसे प्रभावित होते रहते हैं। ऐसा ये खेल है। और सत, चित और आनंद की सुंदर सुंदर फ्लेवर्स को और परिपक्व करते जाना और दृढ़ करते जाना और इंटेंसिफाई करते जाना ही एवोल्यूशन का प्रोसेस है। आप गौर से देखिए तो पूरे प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में हायर इवॉल्व्ड सोल लेसर इवॉल्व्ड सोल को हमेशा प्रभावित करके जी रहा है। लेसर इवॉल्व्ड सोल्स हायर इवॉल्व्ड सोल्स से हमेशा प्रभावित होकर जिए हैं। आप अपने से कम उत्क्रांति वाली स्थिति वाले जीवों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। आपका मन खींचता है जो हायर इवॉल्व्ड सोल है उसकी तरफ। आप सुन रहे हो क्या मेरी बात? लेसर इवॉल्व्ड सोल्स के प्रति आपको वात्सल्य का, प्रेम का, जिम्मेदारी का एहसास हो सकता है जरूर, लेकिन उनके जैसा बनने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि द नेचर ऑफ द नेचर इज टू इवॉल्व। प्रकृति का मूलभूत स्वभाव है वो एवोल्यूशन की तरफ जाने का, तो वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। तुमसे ज़्यादा चढ़ी हुई ऊर्जा वाला व्यक्ति हमेशा तुम्हें ये भाव दिलाएगा कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। सब सुन रहे हो क्या मेरी बात? तुमसे ज़्यादा हायर स्थिति पर जीने वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता जाएगा अपने आप ही। उनके होने से सत चढ़ेगा, उनके होने से चित्त में बढ़ोतरी होने की संभावना होगी, उनके होने से आनंद के अलग अलग फ्लेवर्स ज़्यादा उत्कटता से अनुभव करोगे। पूरा का पूरा खेल ऐसा है। आप आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली में भी देख लीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर अगर कोर्स सिखा रहा है तो उससे उत्क्रांति में लेसर जीवों को वो बहुत आसानी से प्रभावित करता है, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंस वाले, परिपक्व हुए हुए चेतना वाला कोई व्यक्ति पार्टिसिपेंट बन के सामने बैठा हो और वो टीचर को देख रहा है, स्थिति उनकी टीचर की है, हायर स्थिति कह सकते हो, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं हो पाते वो। सब सुन रहे हो क्या मेरी बात? कॉन्शियसनेस का खेल ऐसा है, हायर स्थिति वाला व्यक्ति लेसर स्थिति को प्रभावित करेगा। अब समय है अपने इस उत्क्रांति के प्रोसेस को और गहराई से समझ लेने का। सब लोग ध्यान से सुने। जैसे हम पहले बात कर ही चुके हैं, इंडिविजुअल चेतना की परिपक्वता के 2 स्टेप्स हैं। एक है नेगेटिव टू न्यूट्रल और दूसरा है न्यूट्रल टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू न्यूट्रल के लिए अगर आप खेल देखो तो सतचित और आनंद वाली तुम्हारी जो सुंदर चेतना है, तमस, रजस और सत्व ये 3 गुण हैं उसमें, वात, पित्त और कफ ये 3 दोष हैं। तुम्हारी उस 3 गुणों, 3 दोषों और 3 लक्षणों वाली जो इंडिविजुअल चेतना है, उस चेतना की स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ करने वाले कार्य, ये जीवन को लाभ करने वाले कार्य समझ में आएंगे और आपकी उस सुंदर बनी हुई स्थिति को
कम स्थिति पर लेके जाने वाले जो कार्य हैं, सत को या चित्त को या आनंद को गिराने वाले जो कार्य हैं, उनको क्लिष्ट वृत्तियां कहा जाएगा, नुकसानदेह आदतें कह सकते हैं। सब सुन रहे हो? आज समय है इन नुकसान करने वाली आदतों को, मैं उनको कहता हूं षड रिपु को, 6 दुश्मनों को गहराई से समझ लेने का समय आया है। सब लोग अपना उत्साह बढ़ा लो, प्रेम का तड़का डाल लो और स्टूडेंट का कैप ऑन कर लो। मैं कहता हूं ये 6 दुश्मन तुम्हारे इंडिविजुअल लाइफ में क्या प्रभाव कर रहे हैं, ये अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तो एक नेचुरल, उत्कट, इंटेंस संकल्प जगने की संभावना बनेगी इन गड़बड़ों में से मुक्त होने की। सुन रहे हो मेरी बात? जब तक तुम्हें उनसे होने वाला नुकसान खुली आंख से दिखाई ही नहीं दिया, तब तक उनमें से मिलने वाला छोटा सा सुख तुम्हें ल्यूक्रेटिव लग सकता है माय डियर्स। सुन रहे हो क्या मेरी बात? जैसे पूरा ही अस्तित्व एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों साइड वाला सिक्का है, इन 6 दुश्मनों के भी कुछ प्लस पॉइंट्स हो ही सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चेतना को बड़ा नुकसान करने वाले ही ये कार्य हैं। इसलिए उनमें से मुक्ति, ये पहला स्टेप ऑलमोस्ट अनिवार्य समझ लेना, इनेविटेबल होगा। किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में इन 6 गड़बड़ों से मुक्ति का कोई ना कोई मार्ग एक अनुशासन के रूप में रखा ही होगा। कौन से ये 6 दुश्मन हैं तुम्हारे? तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, लस्ट, फिजिकल प्लेजर्स। क्रोध, एंगर, गुस्सा, ताप, आक्रोश। मैं कहता हूं पूरा अगर उसका रेंज समझा जाए तो छोटी शिकायत, नाराजगी जो गुस्से में रूपांतरित हुई, अगर गुस्सा छोड़ नहीं दिया गया तो नफरत तक गया वो भाव। उस पूरे अनुभव को एक ही शब्द में एक्सप्रेस किया गया, क्रोध। कामवासना, क्रोध, लोभ माने इस बाहर की दुनिया जो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति वाली है, उसमें वस्तुओं और परिस्थितियों के परिग्रह से, इकट्ठा करने से, उनके साथ जुड़े हुए सुख के भ्रम से अपनी तृप्ति तलाशना, अपना वैलिडेशन, अपने जीवन का अर्थ ढूंढना, इसको लोभ कहते हैं। और व्यक्तियों के होने से सुख मिल जाएगा, सुरक्षितता हो जाएगी, जीवन की समृद्धि बनी रहेगी, ये जो भ्रम है उसी को मोह कहते हैं। मैं उसका वर्णन करूंगा ही। कामवासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद माने ईगो के 11 फ्लेवर्स, जिसकी हम चर्चा बहुत डिटेल में कर चुके हैं। और छठा मत्सर यानी जेलसी। इन 6 दुश्मनों के द्वारा चेतना के, आत्मा के, कॉन्शियसनेस के दुश्मन बताए हैं, इनको एनिमीज बताए हैं। अच्छा, हमारे ऋषियों ने कभी भी इन कार्यों को रॉन्ग, बैड,
गलत, बुरे कभी भी नहीं कहा। इन कार्यों में इंडल्ज करने वाले लोगों को दोष कभी भी नहीं दिया। उन्होंने हमेशा इनको क्लिष्ट वृत्तियां कहा है, हार्मफुल टेंडेंसीज कहा है, जीवन को नुकसान करने वाली आदतें कहा है। कोई अगर इनमें बार बार गिर रहा हो तो उनके प्रति द्वेष रखने की, नाराजगी रखने की जरूरत नहीं माय डियर्स। मैं तो कहता हूं उल्टा उनके प्रति करुणा जगे। उनकी इन गड़बड़ों की वजह से ऑलरेडी नुकसान हो रहा है उनके जीवन में। आप उनको रॉन्ग करके, उनको दोष देके और बड़ा बोझ क्यों डाल रहे हो उनके ऊपर? कामवासना से होने वाले नुकसान को समझकर हम शुरुआत करेंगे। एक तरफ लगता है कि 5 इंद्रियों के सुखों में सबसे ज्यादा सुख इसी कार्य से तो मिलता है, तो फिर इसको षड रिपु में, पाप कर्मों में, कॉन्शियसनेस के दुश्मनों की सूची में क्यों रखा गया? तो तुम देखना 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट का सुख प्रदान कर सकता है ये कार्य। उसको ऑर्गेज्म कह लो, इंटरकोर्स कह लो, मैस्टरबेशन कह लो। उसके तुरंत बाद जैसे ही वो एक स्थिति पहुंची, उसके तुरंत बाद जो एनर्जी का ड्रॉप होता है उसका गणित समझने योग्य है माय डियर। आयुर्वेद में इसका बहुत डिटेल वर्णन किया हुआ है। ये आयुर्वेद जो है ना, जीवन का विज्ञान है ये। वो बॉडी माइंड सोल कॉम्प्लेक्स के, सब सुन रहे हो ना? बॉडी माइंड में अभी मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को मिला के मन कह रहा हूं, एंड सोल जीवात्मा। बॉडी माइंड सोल जो कॉम्प्लेक्स है उसकी हर गतिविधि को बहुत डिटेल में समझ के, उसके लाभ नुकसानों को देखकर फिर आगे के फॉर्मूलाज देते हैं। वो क्या बता रहे हैं? हमारा पूरा का पूरा सिस्टम 7 धातुओं से चलता है, सप्त धातु कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु जो हैं उनसे अपना पूरा सिस्टम चलता है, और उसमें भी अपनी चेतना का ही इस्तेमाल हो रहा है। करेक्ट? जैसे चेतना के कंडेंसेशन से रस धातु बना, और ज्यादा उसकी परिपक्वता चढ़ते चढ़ते, इंटेंसिटी चढ़ते चढ़ते रक्त धातु बना। रक्त में से अस्थि, मज्जा, मैं उसका एक ऑर्डर जो है वो मैं भूल गया हूं, लेकिन इन 7 धातुओं से बना हुआ सिस्टम है। उसमें सबसे लास्ट में बनने वाला धातु शुक्र धातु है, और उसका एक गणित दिखाया कि हजारों ड्रॉपलेट्स, हजारों बूंदें ब्लड बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होगी उतनी ऊर्जा एक बूंद शुक्र धातु बनाने के लिए चाहिए। महिलाओं में वजाइनल फ्लूइड जिसमें ओवम भी है, और पुरुषों में स्पर्म्स, शुक्राणु। इस धातु को बनने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा का, चेतना का, शक्ति का, प्राण का इस्तेमाल होता जाएगा। शुक्र धातु को सबसे हाईएस्ट पोटेंसी वाला धातु बताया गया। क्यों? क्योंकि उस धातु में एक पूरा शरीर बनाने की ताकत है।
एक ओवम एंड स्पर्म इकट्ठा हुए तो उस एक स्पर्म एंड ओवम के मिलने से एक पूरा शरीर बन सकता है। ये ताकत जो है, ये जो क्षमता है, ये जो पोटेंसी है, वो और किसी धातु में नहीं। तो हाईएस्ट पोटेंसी धातु शुक्र धातु, लेकिन उसको बनाने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा का, शक्ति का, प्राण का उपयोग भी। अब आप ये सोचें कि 2-4-5 मिनट के सुख के लिए ये इतना पोटेंट धातु अगर बार बार स्खलन हो रहा हो। अच्छा, फिर अपना सिस्टम देखिए कैसा है शरीर का। सपोज कोई एक धातु कुछ मात्रा में शरीर में कम हुआ तो पूरा का पूरा शरीर का सिस्टम लग जाता है उस धातु को रिप्लेनिश करने में। आप ब्लड डोनेशन के लिए गए, 300 ml ब्लड डोनेट किया, उसके बाद के कितने लंबे समय तक वो डोनेट किए हुए ब्लड को, 300 मिलीलीटर ब्लड को रिप्लेनिश करने के लिए पूरा का पूरा आपका बॉडी माइंड सोल कॉम्प्लेक्स लग जाएगा काम में। यूज क्या होगा? आप ही की चेतना यूज होगी, सत, चित और आनंद वाली। और खास करके जो धातु जितना पोटेंसी वाला उतनी ज्यादा ऊर्जा खाएगा। खाएगा माने कंज्यूम करेगा बनने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, हजारों ड्रॉपलेट्स ब्लड बनने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा एक ड्रॉपलेट स्पर्म बनने के लिए, ओवम बनने के लिए चाहिए। और वो अगर बार बार गिर रहा हो 4-5-7 मिनट के सुखों के लिए, बहुत बड़ा नुकसान है। पूरा का पूरा सिस्टम उस रिप्लेनिशिंग के कार्य में ही लगा रहता है। तो मैं इसको अगर बहुत साइंटिफिकली ग्राफ में समझाऊं तो अगर जैसे ये एनर्जी का और ये समय का ग्राफ बनाऊं तो धीरे धीरे एनर्जी चढ़े, ऊर्जा चढ़े साधना सत्संग सेवा करते हुए, और 3-4-5 मिनट के कार्य से ऊर्जा गिर गई। फिर धीरे धीरे करते करते उठी, फिर गिर गई, फिर धीरे धीरे उठी, फिर गिर गई। तो अगर आप बार बार अपनी चेतना की ऊर्जा को गिराते रहो तो चढ़ी हुई ऊर्जा के साथ जीवन का जो अनुभव हो सकता है वो आप अगर बार बार आपकी ऊर्जा गिर रही हो, वो हायर लेवल ऑफ एनर्जी वाला जीवन आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। ये मेरा पॉइंट है। इमेजिनेशन में भी नहीं आएगा। और खास इसीलिए जिनको अपनी सतचित और आनंद वाली चेतना को उठाकर उस लेवल का जीवन जीने में रस है, उनके लिए आप गौर से देखना, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में सूनर और लेटर ब्रह्मचर्य का डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस होगा ही। दुनिया में जीने वाले लोगों के लिए वो ठीक है कि वो कार्य रेगुलर बेसिस पर करते रहें। जिनको अपनी चेतना को समृद्ध करके फैंटास्टिक हाइट के साथ इसी लाइफ टाइम में ब्रह्म प्राप्ति के लिए अगर जीवन जीने में रस है, तो मैं कहता हूँ ये काम वासना वाला 5-7 मिनट का भोग त्यागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और ये कोई गलत कार्य है, ये कोई तुम बेकार हो जाओगे अगर ऐसा तुम करोगे, तो ये बात ही नहीं है। मैं कहता हूं जिनको प्रभु प्राप्ति में रस आ गया, उनको उन छोटे सुखों को थोड़े समय के लिए चाहो तो बलिदान समझ लो। मैं तो इंटेलिजेंस कहता, बुद्धिमानी इसी में है
कि रस त्याग दें। काम वासना का ये खेल है। एक और उसमें इंग्रेडिएंट है जो सत, चित और आनंद के सुंदरता के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल ही है। आप गौर से देखना, जिन क्षणों में तुम्हारी चेतना में वो काम वासना हावी हुई, मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, ये रॉन्ग वो राइट, ये सही वो गलत, ये बात है ही नहीं बिल्कुल। उन क्षणों के चेतना के खेल को थोड़ा सा सेंसिटिवली अगर देखा गया तो समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हारी चेतना में वो काम वासना वाला भाव जगा, उन क्षणों के लिए जब काम वासना हावी हुई, वो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे भोग का साधन नजर आया माय डियर। उसकी दिव्यता, उसकी सुंदरता, उसका एवोल्यूशन का स्थिति, उसके अंदर का वो परमात्मा का अंश, वो सब का सब तुम्हारी स्मृति से ओझल हो गया। तुम्हें उन क्षणों के लिए तो वो तुम्हारे भोग का साधन ही दिखा माय डियर। मैं उसको रॉन्ग नहीं कह रहा, लेकिन चेतना से वो स्थिति गिरती है, सजगता में वो एक ड्रॉप हो गया, मैं ये कह रहा हूं। और ये सब कुछ समझ के अपने शास्त्रों में किसी एक व्यक्ति के प्रति वो भाव भरपूर प्रेम के साथ में थोड़े समय के लिए, एक्सट्रीमली टेम्पररीली, वो भाव ऑलमोस्ट अलाउ किया गया अपनी चेतना में, बड़े सेंसिटिवली, एक्सट्रीमली रेवरेंस, सम्मान, आदर, वो गरिमा बनाए रखते हुए। मैं कहता हूं, जहां उत्कट प्रेम हो वहां 2% लस्ट अलाउड। ज्यादातर समय आप देखोगे जहां लस्ट, काम वासना हावी हो गई, वहां 2% प्रेम होता है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ये सही वो गलत, वो आदमी बेकार वो आदमी अच्छा, ये बात नहीं कह रहा मैं। ये एक बड़ा सेंसिटिव, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा करेजियस चॉइस है जो हम अपने जीवन के लिए कर सकते हैं चाहे तो। ये मेरा पॉइंट है। काम वासना इस सब्जेक्ट को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत डिलिबरेटली, बहुत ज़्यादा वर्णन के दायरे में लाया ही नहीं, बहुत डिलिबरेटली, क्योंकि संसार भर में इस सुख को, सब सुन रहे हो, पांचों इंद्रियों में हाईएस्ट सुख देने वाला ये कार्य, लेकिन उसके परे जीने की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, जीव हैं, वो इतनी कम मात्रा में हैं कि सिर्फ उनके लिए बोला जा सकने वाला ये विषय दुनिया के सामने चर्चा नहीं कर सकते माय डियर्स। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एक भोगों में रस लेने वाला भोगी एरोगेंटली तुम्हारे सामने आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि ऋषि जी आपको बोलने के लिए क्या जाता है। सुन रहे हो क्या? इम्प्रैक्टिकल बात बोल रहे हो।
कुछ लोग अपने कुतर्क लगा लगा के इसको भी जस्टिफाई करने का प्रयत्न करते हैं, अगर हम ये नहीं करें तो प्रजनन प्रक्रिया चलेगी कैसे। ऑलमोस्ट लाइक विश्व भर की वस्ती बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की हो। मैं उनके लिए बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं सूनर और लेटर इंद्रिय सुख से मन को छुड़ाकर हायर सुखों की तरफ तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। एवोल्यूशन का वो स्थिति सूनर और लेटर आना ही है, ये मेरा पॉइंट है। क्रोध, जैसे मैं कह रहा था, घटनाएं घटी, मन के प्रतिकूल कुछ हुआ, अंदर टाइटनेस इकट्ठा हुआ, उस अनुभव से तुरंत अगर मन छूटा नहीं तो उसी से शिकायत बनी, वहाँ अगर उसको त्याग नहीं दिया गया तो उसी से गुस्सा बना, वहाँ अगर नहीं छोड़ा गया तो ब्लेम्स एंड नफरत तक जा सकता है। वो इस पूरे अनुभव को एक ही शब्द में वर्णन किया गया, क्रोध। और रॉन्ग या राइट के पर्सपेक्टिव से ना देखकर मैं कह रहा हूं बेनिफिशियल एंड हार्मफुल के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए उसको। लुक व्हाट इट डज टू योर कॉन्शियसनेस। तुम्हारी मृदुता खत्म कर देगा, तुम्हारा सुंदर मखमली आनंदमय प्रेममय मधुर भाव खत्म कर देगा, आग लगा देगा इंडिविजुअल चेतना में भी और कलेक्टिव चेतना को भी जैसे जला देता है। ऐसा ये खेल खेलने वाला, ये षड रिपुओं में भी बड़ी स्थिति रखने वाला ये दूसरा दुश्मन क्रोध। पहले इन 6 के 6 दुश्मनों को समझ लेते हैं और उसके बाद उनमें से मुक्ति का विचार भी वर्णन करेंगे। तो आप ये ना सोचें कि अरे ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूं। बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं। एक सुंदर प्रक्रिया के माध्यम से आप जो अपनी चेतना से त्यागना चाहें वो त्याग सकते हैं। ये मुक्ति, ये चॉइस हर एक को मिले, वैसी प्रक्रिया है ही हमारे पास। लोभ और मोह का खेल समझने योग्य। आपकी व्यक्तिगत चेतना में आनंद, प्रेम, उत्सव के भंडार हैं। सत, चित और आनंद से बना हुआ आपका व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस है। और पार्डन दिस वर्ड, बेवकूफों की तरह हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ और मोह, इन 2 राक्षसों ने मन को ग्रसित कर लिया है। व्यक्तियों से सुख मिल जाएगा, सुरक्षितता मिल जाएगी, ये भ्रम मोह कहते हैं। वस्तुओं और परिस्थितियों के द्वारा जीवन समृद्ध होगा, ये जो भ्रम है उसको लोभ कहते हैं। और मैं कहता हूं इसका जो इंडिविजुअल डायनामिक्स है वो देख लीजिएगा, क्लियरली बात समझ में आ जाएगी कि हमारे ऋषियों ने उनको पाप कर्मों की, रिपुओं की लिस्ट में, दुश्मनों की लिस्ट में क्यों रखा है।
आप गौर से देखिए, जब तक कोई व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति तुम्हारे अधिकार में नहीं आई, तुम्हारा स्वामित्व नहीं हो गया, टिल द टाइम यू possessed इट, वो कितना ल्यूक्रेटिव लगा देखिए, कितना रस आया उसमें, कितना हृदय खींचा तुम्हारा, कितना सुख नजर आया उसमें। जैसे ही तुम्हारा अधिकार हो गया, लुक व्हाट हैपेंड। एवरी सिंगल टाइम इनएविटेबली सोप बबल बस्ट हो गया, अंदर कुछ था ही नहीं। आप सुन रहे हो क्या मेरी बात? अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही, आई गारंटी यू ये हायर ज्ञान उनके लिए है ही नहीं। जिनको जीवन का ये गहरा सत्य अनुभव में आ गया है, तो गारंटी है कि उनकी घंटियां बजेंगी कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। आप अपने अपने अनुभव से देखिए, जब तक कोई कपड़ा, साड़ी, गहना, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जब तक वो शोरूम में थे, कितने अट्रैक्टिव लगे। जैसे ही खरीद के ले आए, तुम्हारी चेतना को क्या हुआ देखिए ना। ना सत चढ़ा, ना चित्त चढ़ा, ना आनंद चढ़ा। व्यक्ति इकट्ठा हुए, वस्तुएं इकट्ठा हो गईं, परिस्थितियां तुम जैसी चाहते थे वैसे निर्माण हो गई, लेकिन तुम्हारी चेतना को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऑलरेडी 50 ड्रेसेस पड़े थे, कितने सारे गहने पड़े थे, एक और ऐड हो गया उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब इकट्ठा नहीं करिए आप, दैट्स नॉट माई पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि टेक्निकली अगर आप देखोगे, वहां से तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ये सिर्फ भ्रम ही है। तुम्हारा इंडिविजुअल लाइफ तुम्हारी चेतना में घट रहा है, और उसकी परिपक्वता, उसकी सुंदरता, उसका जो ब्यूटिफिकेशन है ना, वो तुम्हें तृप्त करता है। सुन रहे हो मेरी बात? सत चढ़ा तो तुम्हें बड़ा मजा आता है अंदर से। चित्त का लेवल चढ़ा तो एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग फील कराता है तुम्हें। आनंद जितना चढ़ता जाए तुम्हें एक्सिलरेट कर देगा, जीवन तृप्त कर देगा तुम्हारा। ये अनुभव व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वाली बाहर की दुनिया को तुम कितना भी इकट्ठा कर लोगे, वो मिलने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उसका खजाना अंदर पड़ा हुआ है और बेवकूफों की तरह हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको। बेवकूफ ये कोई गाली नहीं है माय डियर्स। वकूफ माने विजडम, सयानापन, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, शार्पनेस। बेवकूफ यानी जिसको समझ में नहीं आई अभी तक बात। अच्छा, आप गौर से देखो, पूरी दुनिया ही ये कर रही है और तुम्हें और कोई तरीका पता ही नहीं है जीने का, इसलिए तुम भी शामिल हो जाते हो उस गाडरिया प्रवाह में। तुम्हें अंदर से कई बार ये लगता भी होगा, अरे मैं इकट्ठा कर करके क्या कर रहा हूं, मिल तो कुछ भी नहीं रहा। ये सचमुच बताना अनुभव में आया है कि नहीं। लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई प्रति आहार नहीं है मन को, तो उसी के द्वारा जो कुछ भी छोटा मोटा मिल जाए वो ढूंढ रहा है मन। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या मेरी बात? इसका है ना वर्णन करते हुए 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं हमारे शास्त्रों में। कहते हैं एक कुत्ता जब हड्डी चबा रहा होता है
तो उसको लगता है हड्डी में से मुझे रस मिल रहा है, लेकिन सचमुच अगर देखोगे जाकर तो वो जो शार्प नुकीली हड्डी है वो उसी के मसूड़ों को छेद रही है और उसी का खून निकल रहा है। वो खून उसको थोड़ा सा टेस्ट दे रहा है उस कुत्ते को, हड्डी में से कुछ भी नहीं मिल रहा उसको। और इसी भ्रम में वो हड्डियां चबाता रहता है। श्वान का ही एक और उदाहरण देख लीजिए। रात को 2 बजे स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी लेके आप रास्ते पे निकलिए। डॉग्स का एक स्पेसिफिक बिहेवियर देखेंगे। भौंकते हुए भागते हैं आपकी गाड़ी के पीछे। आप ये करके देखिएगा, आप रुक जाइए। डोंट वरी, आपको काटने में उन्हें बिल्कुल रस नहीं है। आप काटेबल मटेरियल हो ही नहीं। लेकिन जैसे ही भागते भागते आपकी गाड़ी तक पहुंचेंगे, फिर उनको पता नहीं होता अब मैं क्या करूं, तो फिर दूसरी गाड़ी देख के उसके पीछे भागते हैं। एग्जैक्टली यही बिहेवियर पूरी दुनिया में मनुष्य योनि के लोग भी कर रहे हैं कि नहीं, मुझे बताइए। शायद उसी योनि में से आए होंगे तो अभी भी वही बिहेवियर चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देख लीजिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको यहां सिकंदर कहते थे, पूरी दुनिया जीतने निकला था बेवकूफ। एक के बाद एक देश जीतता गया। उसके लिए कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तुम गौर से देखो, अगर व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से कुछ मिल जाता तो धनी लोग तो बड़े समृद्ध दिखने चाहिए थे। और एग्जैक्टली ऑपोजिट किसी और को देखोगे, भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य से देखो तो फकीर नजर आता है, लेकिन अंदर की दुनिया बड़ी समृद्ध बनाकर जी रहा है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? काम, क्रोध, लोभ और मोह, वस्तु और परिस्थिति से सुख की चाह, सुख का भ्रम, लोभ हुआ। व्यक्तियों के द्वारा सुख की चाह, सुख का भ्रम, ये मोह हुआ। और आज तक के तुम्हारे जीवन के आधार पर तुम देख लो, इस बाहर की दुनिया में कम इकट्ठा हुआ हो या ज्यादा इकट्ठा हुआ हो, अंदर की स्थिति में कुछ बदलाव हुए हैं क्या? मेरा पॉइंट ये है, अंदर की परिपक्वता ये जीवन का पर्पस है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अध्यात्म में आत्मा का अध्ययन करने वाले जीवों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि तुम अंदर की दुनिया की समृद्धि के लिए जियो, और उसके पर्सपेक्टिव से ये 6 दुश्मन नजर आएंगे। दुनिया में जीने वाले संसारी के लिए शायद लोभ ये कोई बहुत बड़ा दुश्मन ना भी हो, लेकिन जिनको अपनी अंदर की
इनर ब्यूटिफिकेशन में रस है, उनके लिए तो ये फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वही शाहनशाह। अच्छा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, लोभ हो या मोह हो, कमी में से पैदा होते हैं। अंदर कुछ कमी है, अंदर कुछ लैक है, कुछ अपूर्णता का भाव है, तो फिर बाहर कुछ इकट्ठा कर लूं तो शायद पूर्ण हो जाऊंगा, ये खोज है। सुन रहे हो? उसके लिए ये शेर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बिखरा पड़ा है मेरे ही घर में मेरा वजूद। अपनी चेतना को मैं घर कह रहा हूं अपना। बिखरा पड़ा है मेरे ही घर में मेरा वजूद, बेकार महफिलों में उसे ढूंढता हूं मैं। मैं कह रहा हूं तुम्हें अगर अंदर अपूर्णता का भाव है तो तुम्हें अंदर घुस के उसको पूर्ण करना पड़ेगा। बाहर तुम कितना भी कुछ भी इकट्ठा कर लोगे, इट इज एक्चुअली लाइक सर्चिंग फॉर ए ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम विच इज नॉट देयर। हाउ विल यू फाइंड इट? एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढ रहे हो जो वहां है ही नहीं, मिलेगी कैसे? मैं जो कह रहा था कि एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए, हमारा शिक्षण में, मैं यही कह रहा था, तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि अंदर डूबो और भरपूर पाओ। तो दुनिया देखिए, उसी बाहर के परिग्रह के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगी हुई है पूरी दुनिया, बेवकूफों की। एक बार फिर याद दिला दूं, बेवकूफ ये कोई गाली नहीं है माय डियर। सुन रहे हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद माने ईगो, उसके 11 फ्लेवर्स। एक बार सूची याद रख लीजिएगा। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट कॉन्शियसनेस, विक्टिम कॉन्शियसनेस, डिफेंसिव कॉन्शियसनेस, अलूफ कॉन्शियसनेस, अटैकिंग कॉन्शियसनेस, कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस, जजमेंटलनेस एंड डूअरशिप। और इन सब का बाप, लेकिन पीछे से खेल खेलने वाला 11वां फ्लेवर, सेल्फिशनेस, सेल्फ ओरिएंटेडनेस। जब वो चढ़ा हुआ होता है ना, लोगों के प्रति, स्वयं के कल्याण के प्रति, चेतना के विज्ञान के प्रति पूरी तरह बेभान कर देता है तुम्हें। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? ऐसे 11 फ्लेवर्स वाला ईगो, ये मद, और फिर छठा दुश्मन तुम्हारा मत्सर, जेलसी, ईर्ष्या, एनवी,
आप गौर से देखिए, इस मोमेंट बाय मोमेंट फ्लो ऑफ लाइफ में ध्यान से सुनिएगा सब। कई ऐसे मौके आते हैं जब किसी सफल कार्य के द्वारा तुम्हारी चेतना में ये तुम्हारी उतनी सफलता नहीं है, वैसा अभाव जगता है। किसी का कोई गुण एक्सप्रेस हो रहा होता है और बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और तुम में वो ना होने का एक भाव चेतना में प्रस्थापित होता रहता है, जिसको अभाव कह सकते हो। ए फीलिंग ऑफ लैक गेट्स ट्रिगर्ड इन यू। और उस समय में उनको ये क्यों मिला, ये भाव नहीं होगा, मेरे में ये कमी है, ये भाव होता है। उसको एनवी कहते हैं, जेलसी कहते हैं, मत्सर कहते हैं। तुम्हारी चेतना में और सुंदर सुंदर भावों का कितना बड़ा खजाना है, उन खजानों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं रह पाता, क्योंकि किसी को कुछ मिला, किसी का कोई गुण देखा, किसी को कोई प्रशंसा मिली, किसी के प्लस पॉइंट का एक्सप्रेशन हो रहा हो और तुम में वो ना होने का, तुम्हें वो ना मिलने का भाव जगे। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये एनवी जो है, ये जो जेलसी है, वो अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है। उनके बारे में आसपास के लोग, सुन रहे हो मेरी बात, किसी के प्रति तुम्हारी चेतना में ईर्ष्या जगी तो उनके बारे में कोई नकारात्मक बोला तो तुम्हें बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला। किसी ने उनकी निंदा कर दी तो तुम्हें बड़ा सुख मिला। उनके जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई, किसी ने उनको डांट दिया तो तुम्हें बहुत, मैं तो कहता हूं, आसुरी खुशी मिली। आप सुन रहे हो क्या? अच्छा, तुम अपनी सभी स्लाइमीनेस का, लुच्चाई का, इधर उधर का, तुम्हारी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनके प्रति औरों के मन में द्वेष भाव जगाने का तुम प्रयत्न करते हो। ऐसा राक्षसों का खेल खिला सकता है ये मत्सर का भाव तुम्हें। आप सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारी चेतना को गंदा कर देगा, अंदर से दूषित कर देगा, तुम्हारी पवित्रता को गटर में डाल देगा। तुमसे अधर्म, असत्य, क्या क्या लुच्चाई वाले जिन खेलों को देख के तुम्हें अंदर से डिसलाइक होता है, वैसे खेल तुमसे खिलवाएगा ये। सुन रहे हो मेरी बात? तुम औरों को वैसा ही खेल खेलते हुए देख के, कोई अगर ऐसा कोई गंदा खेल खेले, तुम्हें लगता है क्या आदमी है, और तुम्हारी चेतना में वही मत्सर जग के वैसे ही उत्कट गंदे खेल तुमसे खिलवाए और तुम्हारा मन बेभान रहे, तुम्हारी बुद्धि बेभान रहे, तुम्हारा विवेक कहीं गटर में चला जाए। तुम धर्म छोड़ दो, सत्य छोड़ दो और अपने द्वारा ये गंदे खेल हो रहे हैं उसको ओके करते जाओ, जस्टिफाई करते जाओ। ऐसा ये मत्सर है। मैं कहता हूं बहुत प्रामाणिकता से और हिम्मत से
ऑनेस्टली एंड करेजियसली अपनी चेतना के इन 6 दुश्मनों को खुली आंख से देख लो भाई। अच्छा, मैं कहता हूं टोटल मिला के 16 हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के 11 फ्लेवर्स हैं और मत्सर। टोटल मिला के तुम्हारी चेतना को दूषित करने वाले ये जो 16 भाव हैं, इनको अपनी चेतना में तुम कितना रेगुलरली मैनिफेस्ट होता हुआ देख रहे हो? अपने आप को तुम कितने मार्क दोगे उसके अंदर? मार्क दोगे यानी कि ये पॉजिटिव मार्किंग नहीं है। मैं कहता हूं जैसे कोविड पॉजिटिव होना ये गड़बड़ है, वैसे ही इनमें अगर तुम पॉजिटिव पाए जा रहे हो तो अपने आप को वो RT-PCR टेस्ट कर लो भाई। सुन रहे हो क्या मेरी बात? एक बार इन 6 दुश्मनों को अपने जीवन में कितना स्थान मिल गया है, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के तुमने दिया है स्थान, अनजाने में मिल गया होगा, बेभान अवस्था में मिल गया होगा, पास्ट में न जाने क्या क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये दूषण घुस गए मन में। जानबूझ के तो इकट्ठा किए नहीं हो तुमने। मैं ये कह रहा हूं वो अज्ञानवश इकट्ठा हुए हुए ये जो 6 दुश्मन हैं तुम्हारी सुंदर चेतना के सतचित आनंद को तोड़ने वाले ये 6 कार्य, उनको कितना स्थान मिल गया है तुम्हारी चेतना में? मैं कहता हूं अपने आप को मार्क दो भाई। 0 to -10 मार्क दो। 0 to 10 प्लस नहीं कह रहा हूं। कितने माइनस गए हो? -1 है तो ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं, कभी आया कभी निकल गया, डजंट मैटर। लेकिन -4, 5, 7 वहां अगर गया हुआ है, आई गारंटी यू तुम्हें इनको अपनी चेतना में करेजियसली देखते हुए उनमें से मुक्ति का मार्ग तलाशना है। आज के सेशन में हम यहाँ इसलिए पॉज कर रहे हैं क्योंकि सब लोग अपनी चेतना में इनका कितना प्रेजेंस है ये खुले दिल से देख लें और निश्चय बना लें इनमें से मुक्ति का। और फिर मुक्त होने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम इसके बाद के सेशन में चर्चा करेंगे।